हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईल आर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड टेस्ट मॉक टेस्ट नंबर 8। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 7 तक के मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिया है। जितने भी पार्ट हमने सॉल्व करके दिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे चैनल से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो हमारा मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी बोला गया जो टाइटल में, तो मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मतलब इसमें जितने भी ट्रेड आते हैं मैकेनिकल ट्रेड के, पूरे ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिए जाते हैं। जैसे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डायमीटर, सभी ट्रेड के क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिए जाते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक हम दे देते हैं, जहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस फॉर मशीनिंग डायमीटर कॉन्सेंट्रिक टू इट्स होल या फिर बोर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मशीनिंग व्यास के वर्कपीस को उसके होल या बोर के केंद्रित रखने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जैसे कोई भी जॉब हम मशीनिंग करते हैं उसका इंटरनल डायमीटर, तो उस वैसे वाले जॉब को अगर पकड़ना है तो किसके सहायता से पकड़ा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा मैंड्रिल, तीसरा थ्रीजा चक और चौथा ऑप्शन है फोरजा चक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोरजा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द थ्रीजा चक इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब थ्रीजा चक का आकार किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है द साइज ऑफ द ईच जॉ, मतलब दोनों सभी जॉ के साइज के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन है द थिकनेस ऑफ ईच जॉ, मतलब सभी जॉ के थिकनेस के हिसाब से। या फिर तीसरा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के डायमीटर के चक के बॉडी के डायमीटर के हिसाब से। या फिर चौथा ऑप्शन है विड्थ ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के विड्थ से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रीजा चक का आकार किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के जितने भी डायमीटर होता है, डायमीटर का जो साइज होता है वही चक का साइज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमेंडियल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिपिंग ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय है जिससे टूल कटिंग एज को छिलने से रोका जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज द फीड रेट, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द कटिंग स्पीड, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज नोज रेडियस, चौथा ऑप्शन है यूज नेगेटिव टॉप ब्रेक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय है जिससे टूल कटिंग एज को छिलने से रोका जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूज नेगेटिव टॉप ब्रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the case for incorrect pitch of thread during thread cutting with single point cutting tool। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल पॉइंट टूल के साथ थ्रेड कटिंग के दौरान थ्रेड की गलत पिच का कारण होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द चेंज गियर, मतलब जब हम थ्रेडिंग करते समय गियर के सेटिंग करते हैं उस समय उसका सिलेक्शन बराबर नहीं हुआ है। या फिर दूसरा ऑप्शन है लीड स्क्रू वर्म आउट, तीसरा ऑप्शन है हाफ नट वर्न आउट और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल पॉइंट टूल के साथ थ्रेड कटिंग के दौरान थ्रेड की गलत पिच का कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। मतलब ये जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा भी एक कारण की वजह से गलत पिच तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपेनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर, ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किस लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लाइंड होल, दूसरा बिग साइज होल, तीसरा स्मॉल साइज होल, चौथा नंबर है स्टेप बोरिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किस लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिग साइज होल, मतलब बड़े आकार के होल को अगर तैयार करना है तो उस समय ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है लेथ मशीन पर। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको एग्जाम होने तक करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फीड इज नॉट पॉसिबल इन द कंपाउंड स्लाइड मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स कैन बी noticeable on the taper workpiece due to the above reason।
जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग की कंपाउंड स्लाइड विधि में पावर फीड संभव नहीं है, उपरोक्त कारणों से टेपर वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष ध्यान देने योग्य हो सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चैटर, दूसरा पुअर सरफेस फिनिश, तीसरा ऑप्शन है टेपर एंगल मोर देन सेट, चौथा ऑप्शन है टेपर एंगल लेस देन सेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग की कंपाउंड स्लाइड विधि में पावर फीड संभव नहीं है, उपरोक्त कारणों से टेपर्ड वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष ध्यान देने योग्य हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुअर सरफेस फिनिश, मतलब खराब सरफेस फिनिश तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टेपर टर्निंग मेथड इज बाय ऑफसेटिंग द टेलेस्टॉक, विच पार्ट ऑफ द टेलेस्टॉक इज ऑफसेट। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेपर टर्निंग विधियों में से एक टेलेस्टॉक को ऑफसेट करना होता है, जिसके सहायता से हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो टेलेस्टॉक का कौन सा हिस्सा ऑफसेट होता है, मतलब टेलेस्टॉक ऑफसेट, टेपर टर्निंग विधि में टेलेस्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल, तीसरा है बेस, चौथा है होल यूनिट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग विधियों में एक टेलेस्टॉक को ऑफसेट करना होता है, तो टेलेस्टॉक का कौन सा हिस्सा ऑफसेट होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड इज द मेटल used for balancing weight during lathe face plate work. The reason for using lead is that is very। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीड वह धातु है जिसका उपयोग लेथ फेस प्लेट के काम के दौरान वजन को संतुलित करने के लिए किया जाता है, तो लीड का उपयोग करने का कारण क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसे कोई इरेगुलर जॉब होता है इसका, अगर हमें टर्निंग कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो फेस प्लेट के ऊपर लगाकर हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसके दूसरे साइड में बैलेंसिंग वेट के तौर पर हम लीड का उपयोग करते हैं। तो लीड का उपयोग क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टाइल, दूसरा हैवी, तीसरा है टफ और चौथा इलास्टिक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लीड वह धातु है जिसका उपयोग लेथ फेस प्लेट के काम के दौरान वजन को संतुलित करने के लिए किया जाता है, तो लीड का उपयोग करने का कारण क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैवी। यह अधिक वजनदार होने की वजह से इसका उपयोग किया जाता है बैलेंसिंग वेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंटर ड्रिल की जब हम सिलेक्शन करते हैं तो किसके तौर पर सेंटर ड्रिल की सिलेक्शन किया जाता है, किस पर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द वर्क पीस, मतलब जॉब की लंबाई के हिसाब से, या फिर मटेरियल के जॉब के मटेरियल के हिसाब से, या फिर जॉब के डायमीटर के हिसाब से, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द वर्क पीस, मतलब कौन से ऑपरेशन हमें जॉब के ऊपर करना है इसके हिसाब से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर ड्रिल की सिलेक्शन करते समय हम किस बेस पर सेंटर ड्रिल की सिलेक्शन करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, मतलब वर्क पीस की जो जॉब की डायमीटर होता है, डायमीटर के हिसाब से सेंटर ड्रिल की सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while thread cutting on the lathe by using single point tool, the tool move in the patch card। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंगल पॉइंट टूल द्वारा उपयोग करके लेथ पर थ्रेडिंग करते समय टूल एक पथ में चलता है, जिसे कहते हैं, कौन से पथ में चलता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ईपी साइक्लोइड, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोइड, तीसरा रेग और चौथा ऑप्शन है हेलिक्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से थ्रेडिंग करते समय लेथ मशीन पर कटिंग टूल कौन से पैच पर चलता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लेथ कटिंग टूल कैन बी फोर्स टू एनी डिजायर शेप। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन का जो कौन सा कटिंग टूल का मटेरियल है जो फोर्स करके हम कौन से भी आकार में बदल सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन हाई स्पीड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा स्टेलाइट, चौथा है टंगस्टन कार्बाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के जो कटिंग टूल होते हैं, तो वो कटिंग टूल का कौन सा मटेरियल है जिसको हम फोर्स करके कौन से भी आकार दे सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को हम गर्म करके कौन से भी आकार में बदल सकते हैं कटिंग टूल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रॉस शाफ्ट इज टू बी टर्न टू अ सरफेस रफनेस 0.8 with high cutting speed, which one of the following cutting tool material is most suitable। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उच्च काटने की गति के साथ एक पीतल शाफ्ट को सतह
रफनेस 0.8 में बदलना है तो निम्नलिखित में से कौन से कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा लो वाला स्टील, चौथा ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें ब्रॉस की टर्निंग करनी है जिसकी रफनेस वैल्यू है 0.8 में हमें टर्निंग करना है तो उस समय कौन से मटेरियल के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीमेंटेड कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलर्स यूज्ड इन द रोलर बॉक्स टर्निंग टूल होल्डर आर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि रोलर बॉक्स टर्निंग टूल होल्डर में इस्तेमाल होने वाले रोलर्स का आकार कैसा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स शेप मतलब कॉन्वेक्स आकार में, दूसरा कॉन्केव आकार में, तीसरा स्लाइटली टेपर विथ स्मॉलर एंड टूवर्ड वर्क फेस, चौथा ऑप्शन है स्लाइटली टेपर विथ स्मॉलर एंड टूवर्ड टरेट फेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रोलर बॉक्स टर्निंग टूल होल्डर में इस्तेमाल होने वाले रोलर्स का आकार कैसा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स शेप मतलब उत्तल आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट वी शुड कंसीडर। ऑफसेट जैसे ऑफसेट विधि द्वारा हमें अगर टेपर टर्निंग करना है तो ऑफसेट करते समय हमें किस किस की जरूरत पड़ती है। जैसे फार्मूला के सहायता से हम अगर ऑफसेट का मान निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टोटल लेंथ ऑफ जॉब, दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑन विच टेपर इज रिक्वायर्ड, तीसरा ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द जॉब और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। मतलब ऑफसेट विधि द्वारा अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उसमें जब हम इसका मान निकालते हैं तो हमें टोटल लेंथ की जॉब जरूरत पड़ती है, जॉब की टोटल लेंथ की और जो टेपर हमें टर्निंग करना है उसकी टेपर की लंबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the offset is toward the operator the last diameter of the taper will be at। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास कौन से साइड में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोथ एंड मतलब दोनों साइड में, या फिर दूसरा ऑप्शन है द सेंटर मतलब बीच में, या फिर तीसरा ऑप्शन है द हेडस्टॉक साइड मतलब हेडस्टॉक के साइड में, या फिर चौथा ऑप्शन है द टेलस्टॉक साइड। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व इजी करके देते हैं। ऑफसेट विधि द्वारा अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय जॉब का बड़ा डायमीटर कौन से साइड में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेडस्टॉक साइड मतलब हेडस्टॉक के साइड में जब हम खड़े होते हैं मशीन के ऊपर तो हेडस्टॉक के साइड में जो टेपर टर्निंग करने के बाद हेडस्टॉक का साइड होता है वो बड़ा डायमीटर का साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेपर प्रोवाइडेड इन द नोज ऑफ द टेलस्टॉक बैरल, टेलस्टॉक बैरल के नोज पर कौन से टेपर कटा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोस्ट टेपर, दूसरा ऑप्शन है जर्नो टेपर, तीसरा ब्राउन एंड शार्प टेपर, चौथा ऑप्शन है मेट्रिक टेपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेलस्टॉक बैरल के नोच पर कौन सा टेपर कटा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोस्ट टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंक्लूडेड एंगल ऑफ लाइव सेंटर नोज, लाइव सेंटर नोज का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान में रखें कि जो लेथ मशीन में सेंटर यूज होते हैं दो ही प्रकार के सेंटर होते हैं, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। डेड सेंटर के बहुत सारे प्रकार आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइव सेंटर का पॉइंट का एंगल कितना होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाइव सेंटर का नोच का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लेथ हाफ सेंटर इज यूज, लेथ मशीन का जो हाफ सेंटर होता है लेथ मशीन में जब यूज करते हैं हाफ सेंटर का तो कौन से काम के लिए यूज किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द वर्कपीस ऑलवेज मतलब ऑलवेज वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए, दूसरा ऑप्शन टू टर्न लॉन्ग वर्कपीस मतलब बड़े आकार के जॉब की टर्निंग करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है बिकॉज इट इज इजी टू लुब्रिकेट द वर्कपीस और चौथा ऑप्शन है टू फेस द वर्कपीस अप टू द एंड ऑफ द सेंटर होल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाफ सेंटर का उपयोग हम कब करते हैं लेथ मशीन पर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू फेस द वर्कपीस अप टू द एंड ऑफ द सेंटर होल मतलब सेंटर होल के अंत तक वर्कपीस का फेसिंग करने के लिए हाफ सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट टेपर कैन बी कट ऑन एनी वर्कपीस विच इज हेल्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर को किसी भी वर्कपीस पर काटा जा सकता है,
तो जॉब को कहाँ पर होल्ड किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय जॉब को कहाँ पर होल्ड करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चक में, दूसरा बिटवीन सेंटर में, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा टेपर टर्निंग करते समय जॉब को कहाँ होल्ड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। मतलब चक में पकड़ के भी हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर कर सकते हैं, या फिर बिटवीन सेंटर के बीच में भी लगाकर हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for plane turning 60 millimeter diameter workpiece using high speed steel tool with recommended cutting speed of 30 मीटर पर मिनट द आरपीएम शुड बी। तो इस क्वेश्चन में हमें आरपीएम की गणना करना है। तो ध्यान में रखें कि जब हम इसका जब आंसर बताएंगे, आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह से आरपीएम निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में जो जॉब का डायमीटर दिया गया 60 मिलीमीटर और हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से हमें इसे टर्न करना है। तो कटिंग स्पीड भी दिया है 30 मीटर पर मिनट, तो इसका आरपीएम कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन और आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है 80 आरपीएम, दूसरा 159 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 192 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 318 आरपीएम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें आरपीएम की गणना करना था, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 159 आरपीएम। तो किस तरह से आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला आरपीएम का कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाया इंटू डी। तो कटिंग स्पीड हमारे पास दिया है 30 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब ये जो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है ध्यान में रखें, मैंने डिवाइडेड बोला था लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। कटिंग स्पीड गुणाकर 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। तो कटिंग स्पीड हमारे पास दिया है 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3.14, मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14 और गुणाकर 60। तो इसका गुणाकार करने के बाद आता है, जैसे 30 को गुणाकार करेंगे 1000 से तो 30,000, और इन दोनों का गुणाकार करने से इतना आता है, और इन दोनों का डिवाइडेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाता है हमारा आरपीएम 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेंज ऑफ कटिंग स्पीड इज सेट फॉर टर्निंग अ माइल्ड स्टील यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील टूल के सहायता से हमें माइल्ड स्टील की अगर टर्निंग करना है तो कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 15 से 20 मीटर पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 35 से 50 मीटर पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 50 से 80 मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है 70 से 200 मीटर पर मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से हमें अगर माइल्ड स्टील की टर्निंग करना है तो कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 से 50 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बीट आर मोर यूजफुल फॉर द ऑपरेशन। जो इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बीट होते हैं जो इंसर्ट में लगाए जाते हैं, तो इसके सहायता से कौन सा ऑपरेशन अधिक उपयोगी होता है, इसके सहायता से कौन सा ऑपरेशन हम ज़्यादातर कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग, दूसरा एक्सटर्नल थ्रेडिंग, तीसरा इंटरनल थ्रेडिंग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बीट के सहायता से हम कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब बोरिंग भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और इंटरनल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं इंसर्टेड हाई स्पीड स्टील टूल बीट के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल स्टेप टर्निंग इट इज परफॉर्म टू टर्न फर्स्ट। स्टेप टर्निंग करते समय सबसे पहले कौन से डायमीटर को टर्न किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मॉल डायमीटर स्टेप, मतलब छोटे डायमीटर वाला स्टेप, दूसरा ऑप्शन है बड़े डायमीटर वाला स्टेप, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है ए और बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टेप टर्निंग करते समय सबसे पहले कौन से डायमीटर को टर्न किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लार्ज डायमीटर ऑफ स्टेप, मतलब बड़े डायमीटर वाला स्टेप को टर्न किया जाता है स्टेप टर्निंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा हाई स्पीड स्टील, चौथा ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर ड्रिल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल एंड गियर मैकेनिज्म इज एम्प्लॉयड इन।
स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म किस में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है त्रिज्या चक, दूसरा फोरजा चक, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक चक, चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म कौन से इसमें होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या चक, क्योंकि त्रिज्या चक के अंदर स्क्रॉल डिस्क भी होता है और गियर मैकेनिज्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टडी रेस्ट पैड। स्टडी रेस्ट पैड का स्टडी रेस्ट पैड को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा लीड, तीसरा ब्रास, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल का उपयोग करके स्टडी रेस्ट के पैड को तैयार किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रेस द मैंड्रिल स्क्वायरली टू द वर्कपीस। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैंड्रिल को वर्कपीस पर चौकर प्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हैमरिंग, दूसरा आर्बर प्रेस, तीसरा टेलीस्टॉक मेथड, चौथा ऑप्शन है बाय वॉइस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैंड्रिल को वर्कपीस पर चौकर प्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाय आर्बर प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेड कटिंग इज नॉट करेक्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड कटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेडिंग टूल आर चेक फॉर एक्यूरेसी फॉर द 60 डिग्री एंगल बाय यूजिंग अ सेंटर गेज। मतलब थ्रेडिंग करते समय सबसे पहले कटिंग टूल का डिग्री चेक कर लेना है 60 डिग्री सेंटर गेज की सहायता से। दूसरा ऑप्शन है M10 इंटू 1.25 मिलीमीटर पिच इज द फाइन पिच थ्रेड। तीसरा ऑप्शन है M10 इज अ कोर्स पिच थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है सेम टूल इज यूज फॉर कटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेडिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड कटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेम टूल इज यूज फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड। मतलब से एक ही टूल से हम एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत था। थ्रेडिंग के जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेडिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टेड ऑफ चेजर इज इन करेक्ट। चेजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेजर इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा ऑप्शन है कटिंग थ्रेड बाय अ चेजर इज स्लोअर प्रोसेस देन दैट बाय अ सिंगल पॉइंट टूल, तीसरा ऑप्शन है कटिंग थ्रेड बाय चेजर गिवन बेटर फिनिश, और चौथा ऑप्शन है द सेम चेजर कैन बी यूज फॉर कटिंग एनी पीच ऑफ थ्रेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ चेजर यूज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिंग थ्रेड बाय चेजर गिव बेटर फिनिश। मतलब चेजर के सहायता से हम अच्छी फिनिश कर सकते हैं थ्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय कौन सा एक नुकसान है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओनली स्टेप टेपर कैन बी टर्न, मतलब सिर्फ हम स्टेप के टेपर ही टर्न कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी टेपर कट कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है ओनली हैंड फीड इज पॉसिबल, मतलब सिर्फ हम मैनुअली फीड दे सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है इजी सेटिंग ऑफ द कंपाउंड रेस्ट, मतलब कंपाउंड रेस्ट की सेटिंग इजी हो जाती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग का निम्नलिखित में से कौन सा एक डिसएडवांटेज है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओनली हैंड फीड इज पॉसिबल। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्री मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें हमने आपको लेथ मशीन के बारे में इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।